नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। इतिहास के पाठ्यक्रम में लगभग 25 से 30% चीजें जो है वह नई जोड़ी गई है, हटाई बहुत कम चीजें हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि नए सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करें। क्या कोई ऐसा बैच मिलेगा जो लाइव चल रहा हो, अपडेटेड चल रहा हो और समय बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार हो? तो बिल्कुल चंदू सर की क्लास के मंच पर मैं चंदू जैन आपके लिए लेकर के आया हूं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। जी हां, यह लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है और इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान का पहला बैच है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहां पर करवाया जाएगा, सेकंड पेपर का यह इतिहास रहेगा। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, एक क्वेरी हमारे विद्यार्थियों की आई कि सर कहीं दूसरी जगह से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वहां पर यह नए टॉपिक का बैच नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेकर आया हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक का एक अलग से स्पेशल बैच है। ठीक है, यह भी लाइव चल रहा है, जयपुर से, राजस्थान में पहली बार है। इतिहास सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का एक स्पेशल बैच। इस बैच में आपको वह टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो अभी शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा नवरात्रा का पावन पर्व आ रहा है, जय माता दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देरी किस बात की, इस नवरात्रा शारदीय पक्ष के नवरात्रा में शानदार लाभ उठाइए एक अद्भुत ऑफर का। इस ऑफर जो है विशेष छूट यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स पे दी जा रही है। केवल और केवल 22 और 23 सितंबर 2 दिन है, नवरात्रा स्थापना के दिन है और एक दिन उसके बाद है। 22 तारीख को नवरात्रा है, 23 तारीख है। 22 और 23 दो दिन जो है इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर एक विशेष डिस्काउंट ऑफर रहेगा। यह ऑफर 11% से लेकर 41% तक रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसके लिए काम आएगा। पीजीटी परीक्षाओं के लिए आएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आएगा, यानी कि ऑल इन वन बैच है। कभी सेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काम आएगा। यह फाउंडेशन कोर्स केवल और केवल 8,999 का रहेगा और इसकी 2 साल की वैधता रहेगी। कितनी वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स 5,499 का रहने वाला है, पूरा का पूरा लाइव कोर्स है सर, 1 साल की वैधता के साथ में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं 4,499 का रहेगा, यह भी नए सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक स्पेशल कोर्स अगर आप लेते हैं तो यह 1999 का रहेगा। क्लियर? तो इस नवरात्रा करिए एक शानदार शुरुआत, करिए अपने सपनों को साकार नए और अपडेटेड कोर्स के साथ। कोई पुराना नहीं है सर, कंप्लीट नया है, अपडेटेड है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और सबसे बड़ी बात लाइव कोर्स है। पूरे राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच अगर कहीं पर चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर है। सभी कोर्स जो है 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और आप जो है वह सीधा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपको सरकारी नौकरी दिलाए, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है। आइए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ आज आपके साथ में मुलाकात करने जा रहा हूं। ठीक है, लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए तो एक ऐसे अद्भुत अध्याय की ओर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो अभी हाल ही में आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, पाठ्यक्रम परिवर्तन किया। इसमें सीधा सीधा शामिल किया गया आश्रम व्यवस्था। क्या ये बात क्लियर हो गई? पुरुषार्थ और मेरे दोस्त 16 संस्कार। तो इनकी परिचर्चा आप सभी के बीच में करते हैं। तो एक हेडिंग डालिएगा आज की क्लास का आप सभी के लिए। टॉपिक क्या रहने वाला है, एक बात याद रखिएगा, टॉपिक रहने वाला है
सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के बाद में सीधी परिचर्चा करेंगे पुरुषार्थ, सॉरी संस्कार आएंगे। संस्कार 16 संस्कार जो है उनकी परिचर्चा करेंगे। वह फिर परिचर्चा करेंगे पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इन सब की परिचर्चा आपके लिए करने जा रहे हैं। चलिए, क्लियर। एक हेडिंग जो आपके रजिस्टर में नोट डाउन होना चाहिए, इट शुड बी आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले अगर मैं परिचर्चा करना चाहूं यहां पर, तो किसकी बात करेंगे? तो हम परिचर्चा करेंगे आश्रम व्यवस्था की। क्या होती है आश्रम व्यवस्था? बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो मनुष्य का जीवन चक्र है यह 100 वर्ष का माना गया है, और इस 100 वर्ष के जीवन चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला 25 वर्ष अलग है, फिर 26 से 50 अलग है, 51 से 75 अलग है, और 76 से 100 अलग है। इस प्रकार के 4 आश्रम माने गए हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य आश्रम आ जाता है, जिसमें गृहस्थ आश्रम आ जाता है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है, जिसमें संन्यास आश्रम आ जाता है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करता हूं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वह शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करता है, गृहस्थ आश्रम में वह विवाह कर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और मेरे दोस्त वानप्रस्थ आश्रम में वह रिटायरमेंट ले लेता है, और संन्यास आश्रम में वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे इतिहास में मेरे प्यारे साथियों 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। स्वागत है तेजाराम आपका, क्लास अभी शुरू हुई है। तो आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की जो है 4 अवस्थाओं की एक हिंदू प्रणाली है, जो उसके आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत पूर्णता को आसान बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन को अलग अलग 4 चरणों में बांटती है। क्लियर हो गई? अब यहां पर आपके सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि सर आखिरकार आश्रम व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो एक बौद्धायन धर्म ग्रंथ आता है, उसके अनुसार आश्रम व्यवस्था का जो प्रारंभ है यह प्रहलाद के पुत्र कपिल के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले एक लाइन लिखिएगा, आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ, आश्रम व्यवस्था का बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार, ऐसे लिखिए बौद्धायन धर्म, ठीक है, बौद्धायन धर्म ग्रंथ के अनुसार, बौद्धायन धर्म ग्रंथ के अनुसार बताओ भाई, आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ। कोई भी बात, अगर कोई भी व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं तो वह व्यवस्था डायरेक्ट तो शुरू होगी नहीं। क्या ये बात क्लियर हो गई? उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना। तो प्रहलाद के पुत्र कपिल थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। भारती नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ जो है प्रहलाद के पुत्र, प्रहलाद के पुत्र कपिल ने किया था। किसने किया था आश्रम व्यवस्था की शुरुआत? तो भैया याद रखना, प्रहलाद के पुत्र था एक, नाम था कपिल, इसने शुरू किया था। किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है? बौद्धायन धर्म ग्रंथ के अनुसार हमें यह बात पता चलती। ठीक है, बौद्धायन धर्म ग्रंथ में हमें यह बात जानकारी मिलती। अब मूल रूप से आश्रम व्यवस्था क्या है? स्वाभाविक बात है, मानव जीवन जो है, इस मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटती है, जिसमें हिंदू प्रणाली जो पूर्णता, जो आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत पूर्णता जो है उसको आसान बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन को अलग अलग 4 चरणों में बांटती है। तो एक लाइन लिखिएगा, आश्रम व्यवस्था, बहुत अच्छे से समझिएगा, आश्रम व्यवस्था, ठीक है, मानव जीवन की 4 अवस्थाओं, मानव जीवन की 4
अवस्थाओं, जो मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं उनकी एक हिंदू प्रणाली है। मानव जीवन की 4 अवस्थाओं की हिंदू प्रणाली है। ठीक है, क्या है? एक हिंदू प्रणाली है जो उस मानव जीवन के मूल रूप से आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत पूर्णता को आसान बनाने के लिए 4 अवस्थाओं की हिंदू प्रणाली है जो मानव जीवन की के आध्यात्मिक विकास, मानव जीवन के आध्यात्मिक विकास व व्यक्तिगत पूर्णता को आसान बनाने के लिए उसके जीवन को निम्न 4 अवस्थाओं, इन्हीं अवस्थाओं को आश्रम कहा जाता है। आश्रमों में विभक्त करती है। देखो, एक बात याद रखना, तो मनुष्य का जीवन आसान बन सके, उसके कुछ नियम और सिद्धांत स्थापित हो सके, इसीलिए उस मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का बांटा गया है कि भाई मनुष्य का जीवन कितना है, 100 सालों का है और प्रत्येक 25 वर्ष का एक भाग होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मेरे दोस्त, जो भी चीज हमारे यहाँ पर स्थापित की जाती है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड होता है। मनुष्य के शुरुआती 25 वर्ष जो है एक ऐसा जीवन होता है जिसमें वह बहुत तेज और तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। इसीलिए कहा गया कि भैया तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो और अध्ययन करो। दूसरा जो 25 वर्ष होता है वह एक तरह से प्रजनन का काल होता है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम की बात कही गई कि आप इस गृहस्थ आश्रम में परिवार की वृद्धि करिए। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है जिसमें कहा कि अब आप रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब आप अपने कार्यों से निवृत्त हो जाइए, अपने बच्चों की शादी करिए और उसके बाद संन्यास ले लीजिए, यानी कि मोक्ष की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों में मोक्ष को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अभी मैं आपको पुरुषार्थ पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्वागत है धनलक्ष्मी आपका, अभिनंदन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझो, और मैं मानता हूं शायद ये राजस्थान में पहली क्लास है जो नए सिलेबस के अनुसार हो रही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? 19 तारीख को आपका सिलेबस आया, आज 21 तारीख है और 21 तारीख को मैंने नई सिलेबस की क्लास आपके लिए रख दी। कितनी गजब की बात है, हाँ या ना? फटाफट से थम्स अप करिए, हाँ या ना? तो चलिए, 4 आश्रम है ना। अब देखो, आश्रम व्यवस्था की जब बात की जाती है ना, तो आश्रम व्यवस्था में मूल रूप से जो मनुष्य होता है, बहुत अच्छे से समझो, कहा गया कि सर ये मनुष्य है हमारे बीच में, और इस आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों, 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। इतिहास के पाठ्यक्रम में लगभग 25 से 30% चीजें जो है वह नई जोड़ी गई है, हटाई बहुत कम चीजें हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि नए सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करें? क्या कोई ऐसा बैच मिलेगा जो लाइव चल रहा हो, अपडेटेड चल रहा हो और समय बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार हो? तो बिल्कुल चंदू सर की क्लास के मंच पर मैं चंदू जैन आपके लिए लेकर के आया हूं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। जी हां, यह लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है और इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान का पहला बैच है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहां पर करवाया जाएगा, सेकंड पेपर का यह इतिहास रहेगा। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, एक क्वेरी हमारे विद्यार्थियों की आई कि सर कहीं दूसरी जगह से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वहां पर यह नए टॉपिक का बैच नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल
न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेकर आया हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक का एक अलग से स्पेशल बैच है, ठीक है। यह भी लाइव चल रहा है जयपुर से, राजस्थान में पहली बार है। इतिहास सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का एक स्पेशल बैच। इस बैच में आपको वह टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो अभी शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा नवरात्रा का पावन पर्व आ रहा है, जय माता दी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी किस बात की, इस नवरात्रा शारदीय पक्ष के नवरात्रा में शानदार लाभ उठाइए एक अद्भुत ऑफर का। इस ऑफर जो है इसे छूट यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स पे दी जा रही है। केवल और केवल 22 और 23 सितंबर 2 दिन है, नवरात्रा स्थापना के दिन है और एक दिन उसके बाद है। 22 तारीख को नवरात्रा है, 23 तारीख है। 22 और 23 2 दिन जो है इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर एक विशेष डिस्काउंट ऑफर रहेगा। यह ऑफर 11% से लेकर 41% तक रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसके लिए काम आएगा। पीजीटी परीक्षाओं के लिए आएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आएगा, यानी कि ऑल इन वन बैच है। कभी सेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काम आएगा। यह फाउंडेशन कोर्स केवल और केवल 8,999 का रहेगा और इसकी 2 साल की वैधता रहेगी। कितनी वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स 5,499 का रहने वाला है, पूरा का पूरा लाइव कोर्स है सर, 1 साल की वैधता के साथ में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं 4,499 का रहेगा, यह भी नए सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक स्पेशल कोर्स अगर आप लेते हैं तो यह 1,999 का रहेगा। क्लियर? तो इस नवरात्रा करिए एक शानदार शुरुआत, करिए अपने सपनों को साकार नए और अपडेटेड कोर्स के साथ। कोई पुराना नहीं है सर, कंप्लीट नया है, अपडेटेड है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और सबसे बड़ी बात लाइव कोर्स है। पूरे राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच अगर कहीं पर चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर है। सभी कोर्स जो है 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और आप जो है वह सीधा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपको सरकारी नौकरी दिलाए, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद, थैंक यू। मानव का जीवन कितना माना गया है? याद रखना, मानव का जीवन, सर मानव का जीवन माना गया 100 वर्ष का। कितना माना गया है? याद रखना, 100 वर्ष का माना गया है। इस 100 वर्ष के जीवन काल को कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और ताजुब की बात ये देखिएगा, 4 भाग में जो है वह प्रत्येक की उम्र कितनी है? प्रत्येक जो है कि आयु कितनी है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक की आयु मानी गई 25 वर्ष। कितनी मानी गई? 25 वर्ष। ये 0 से शुरू कर रहे हैं, 25, 25, 25 और ये 25, ठीक है। यानी कि पहला आश्रम, ये दूसरा आश्रम, ये तीसरा आश्रम, ये चौथा आश्रम। यहां हो गया मनुष्य 25 वर्ष का, यहां हो गया मनुष्य 50 वर्ष का, यहां पर हो गया मनुष्य 75 साल का और यहां पर हो गया मनुष्य 100 साल का। तभी अगर आपने हिंदू धर्म में और हमारे आसपास की चीजों में देखा होगा, आपने आपके परिवार में सुना होगा कि साहब 100 वर्ष पूरे कर लिए। ये 100 वर्ष जो है वह यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से चीजों को पढ़ा जाता है। एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना गया और 4 भाग माने गए और प्रत्येक वर्ष में एक आश्रम, प्रत्येक 25 वर्ष में एक आश्रम जो है वह बदल जाता है। ठीक है, प्रत्येक 25 वर्ष में क्या होता है? याद रखिएगा, एक आश्रम जो है उसमें परिवर्तन यहां पर हो जाता है। तो 4 आश्रम जो माने गए हैं, थोड़ा सा उन पर गौर करिएगा। ठीक है, 4 आश्रम। सबसे पहला जो आश्रम माना जाता है उसे कहा जाता है भैया, यह गृहस्थ आश्रम है।
क्या है यह गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, माफी चाहूंगा, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को माना गया। उसके बाद आपके गृहस्थ आश्रम को माना जाता है कि भाई अब जो है व्यक्ति के कमाने की उम्र है, परिवार को संभालने की उम्र है। और मेरे प्यारे साथियों फिर आया वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और मेरे दोस्त इसके बाद आपके आ जाता है ब्रह्मचर्य, इसके बाद आ जाता है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 4 प्रकार के आश्रम यहां पर बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम। मेरे प्यारे साथियों लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, हम इन सबको ताक पर रख रहे हैं। केवल ब्रह्मचर्य ढंग से चल रहा है, आजकल की युवा पीढ़ी का तो वो भी खत्म हो रहा है। बाकी जीवन भर जो है वह किस आश्रम में हम रहना चाह रहे हैं? भाई साहब कमाई के आश्रम में रहना चाह रहे हैं। हमारे समाज की जब हम वस्तु स्थिति देखते हैं तो व्यक्ति का जन्म जो है वह शुरुआती 10-15 साल तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उसके जीवन की लीला शुरू होती है लक्ष्मी की मोहमाया में, यानी कि कमाने की मोहमाया में। और जिंदगी भर कमाता रहता है, उसके जीवन में सुकून नहीं होता, केवल 1 या 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, फटाफट से तेजी के साथ हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो 4 प्रकार के आश्रम माने गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अगर मैं ब्रह्मचर्य की उम्र की बात करता हूं तो यह 0 से 25 वर्ष मानी गई है। अगर मैं गृहस्थ आश्रम की बात करता हूं तो यह 26 से लेकर के 50 वर्ष मानी गई है। अगर मैं यहां पर वानप्रस्थ की बात करता हूं तो 51 से लेकर के जो है वह 75 वर्ष इसकी उम्र मानी गई है। लेकिन अगर मैं संन्यास आश्रम की बात करता हूं तो यह 75 से लेकर के 100 वर्ष मानी गई है। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं मैं, जीवन की वास्तविकता बता रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा और जैसे पढ़िए। जो शुरुआती 3 आश्रम हैं जिसे हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ कहते हैं, यह ऋग्वैदिक काल में स्थापित हो गए थे। यह कब स्थापित हो गए? ऋग्वैदिक काल में स्थापित। ये जो शुरुआती 3 आश्रम हैं यह ऋग्वैदिक काल में स्थापित हो गए। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर फिर ये ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम जो ये कब आया? संन्यास आश्रम उत्तर वैदिक काल की देन है, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो है उसके पूर्णतया स्थापित हो गई थी। तो यहां पर अब एक नया ये बनाइएगा, ठीक है, लिखिए उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रमों के साथ आश्रम व्यवस्था पूर्णतया स्थापित हो गई। इसका मतलब भैया सिंपल सा साधारण सा है कि ऋग्वैदिक काल में 3 ही आश्रम थे। पहला, सर अब तो 2 ही आश्रम हैं। हाँ भारती ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो 2 ही आश्रम चलते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य है और फिर दूसरा गृहस्थ है। व्यक्ति जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम में ही रहता है, वो कभी वानप्रस्थ होना ही नहीं चाहता, और संन्यास तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तो ऋग्वैदिक काल में स्थापित हो गए आपके। क्या ये बात क्लियर हो गई? और याद रखिएगा जो चारों आश्रमों की बात करते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुए। अब यहाँ पर जो शुरुआती 3 आश्रम है इनकी जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। कौन सी उपनिषद में मिलती है? याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में हमें इनकी जानकारी मिलती है।
छांदोग्य उपनिषद में जानकारी मिलती। लेकिन अगर हम चारों आश्रमों की परिचर्चा करते हैं कि सर हमें चारों आश्रमों की जानकारी कहां पर मिलती है, तो मेरे दोस्त कहा जाता है कि एक जाभाल उपनिषद आता है। कौन सा उपनिषद आता है? जिसे जाभाल उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, इस जाभाल उपनिषद में लिखिएगा, जाभाल उपनिषद में चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है। जाभाल उपनिषद जो है, इसमें चारों आश्रमों की क्या मिलती है? हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, जाभाल उपनिषद में हमें चारों उपनिषदों की जानकारी मिलती है। तीन आश्रम की जानकारी छांदोग्य उपनिषद और चारों की जाभाल उपनिषद में मिलती है। ठीक है, ये बात याद की हो। क्लियर? बताओ मुझे एक बार। क्लियर? कई सारे लोगों ने आश्रम व्यवस्था के ऊपर रिसर्च किया है। कई सारे ऐसे महान शोधार्थी भी हुए हैं हमारे इतिहास में, जिन्होंने केवल और केवल 4 आश्रमों के ऊपर ही पीएचडी का कार्य कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जो है उसका एक शानदार परिचायक दृष्टिकोण अगर हमें कहीं पर देखने को मिलता है तो हमारी वैदिक सभ्यता में ही देखने को मिलता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ठीक है, और प्रत्येक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इतिहास में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है संस्कार व्यवस्था। क्या आता है? 16 संस्कार। आश्रम व्यवस्था क्लियर हो गई ना? बताओ मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं। 16 संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? हाँ एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, तो वह शुद्ध नहीं होता ऐसा कहा जाता है, इसीलिए उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसका परिमार्जन किया जाता है। तो यह एक तरह से परिष्कार संबंधी अनुष्ठान होते हैं। क्या होते हैं? परिष्कार संबंधी अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इसे ही संस्कारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कारा। ठीक है, तो मूल रूप से यह संस्कार क्या है? 16 संस्कार। तो मूल रूप से यह एक जो है परिष्कार संबंधी अनुष्ठान है। जब व्यक्ति का परिमार्जन किया जाता है, उस व्यक्ति के जब वो गर्भ में आता है तब से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत यह चलता रहता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 16 संस्कार जो है, इनकी उत्पत्ति की जो खोज है, ये हमें सबसे पहले आश्वलायन ऋषि के गृह सूत्र में देखी जा सकती है। ठीक है, किसमें देखी जा सकती है? आश्वलायन का जो ग्रह सूत्र है उसमें देखी जा सकती है। लिखिएगा, संस्कारों की एक लाइन लिखिए सबसे पहले। संस्कारों की उत्पत्ति सर्वप्रथम आश्वालायन के ग्रह सूत्र, आश्वलायन के ग्रह सूत्र में देखी जा सकती है। तो उत्पत्ति कहां पर हुई? आश्वलायन के ग्रह सूत्र में हमें यह सब चीजें देखने को मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत सिंपल सी साधारण सी भाषा में समझो।
अब ये होते क्या है, बहुत अच्छे से समझो कि सर आपने तो ये सारी जानकारी हमें दे दी, लेकिन अगर संस्कारों की बात करते हैं कि संस्कार क्या होते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है ना, संस्कार क्या होते हैं, क्या होते हैं। यह आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर संस्कार क्या होते हैं, हम मैं जानना चाहते हैं, हमें बताइए आप। कल से आप स्कूल लेक्चरर बनकर के कहीं पर जाएंगे या इतिहास विषय के विद्यार्थी होने के नाते जब भी संस्कारों की बात आएगी तो आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात कहा जाता है कि यह परिष्कार संबंधी अनुष्ठान है। परिष्कार क्या होते हैं? शुद्धिकरण होता है, परिमार्जन होता है। जब हम हमारे समाज की मुख्य धारा में आ जाते हैं, जब हमारे समाज के हम मुख्य कर्ता धर्ता बन जाते हैं, जब हम समाज में जीवन यापन करना चाहते हैं, तो वह क्या होता है? परिष्कार होता है। अर्थात वह कार्य या कर्म जिन्हें करने के बाद बालक या व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के योग्य बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। तो यह संस्कार क्या है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिएगा। संस्कार क्या है? तो मेरे दोस्त, संस्कार है परिष्कार संबंधी अनुष्ठान। परिष्कार अब यहां पर एक शब्द आया है परिष्कार, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, या इसे ही कहा जा सकता है परिमार्जन। परिमार्जन लिख लो। अर्थात वह कार्य जिन्हें करने के बाद कोई भी बालक या व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के योग्य बन जाता है। अर्थात वह कार्य या कर्म या अनुष्ठान। जी, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों, 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। इतिहास के पाठ्यक्रम में लगभग 25 से 30% चीजें जो है वह नई जोड़ी गई है, हटाई बहुत कम चीजें हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि नए सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करें। क्या कोई ऐसा बैच मिलेगा जो लाइव चल रहा हो, अपडेटेड चल रहा हो और समय बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार हो? तो बिल्कुल चंदू सर की क्लास के मंच पर मैं चंदू जैन आपके लिए लेकर के आया हूं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। जी हां, यह लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है और इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान का पहला बैच है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहां पर करवाया जाएगा, सेकंड पेपर का यह इतिहास रहेगा। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, एक क्वेरी हमारे विद्यार्थियों की आई कि सर कहीं दूसरी जगह से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वहां पर यह नए टॉपिक का बैच नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेकर आया हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक का एक अलग से स्पेशल बैच है। ठीक है, यह भी लाइव चल रहा है जयपुर से, राजस्थान में पहली बार है। इतिहास सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का एक स्पेशल बैच। इस बैच में आपको वह टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो अभी शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा नवरात्रा का पावन पर्व आ रहा है, जय माता दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, देरी किस बात की, इस नवरात्रा शारदीय पक्ष के नवरात्रा में शानदार लाभ उठाइए एक अद्भुत ऑफर का। इस ऑफर जो है विशेष छूट यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स पे दी जा रही है। केवल और केवल 22 और 23 सितंबर 2 दिन है, नवरात्रा स्थापना के दिन है और एक दिन उसके बाद है। 22 तारीख को नवरात्रा है, 23 तारीख है। 22 और 23 2 दिन जो है इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर एक विशेष डिस्काउंट ऑफर रहेगा। यह ऑफर 11% से लेकर 41% तक रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसके लिए काम आएगा।
पीजीटी परीक्षाओं के लिए आएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आएगा, यानी कि ऑल इन वन बैच है। कभी सेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काम आएगा। ये फाउंडेशन कोर्स केवल और केवल 8,999 का रहेगा और इसकी 2 साल की वैधता रहेगी। कितनी वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स 5,499 का रहने वाला है, पूरा का पूरा लाइव कोर्स है सर, 1 साल की वैधता के साथ में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं 4,499 का रहेगा, यह भी नए सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक स्पेशल कोर्स अगर आप लेते हैं तो यह 1,999 का रहेगा। क्लियर? तो इस नवरात्रा करिए एक शानदार शुरुआत, करिए अपने सपनों को साकार नए और अपडेटेड कोर्स के साथ। कोई पुराना नहीं है सर, कंप्लीट नया है, अपडेटेड है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और सबसे बड़ी बात लाइव कोर्स है। पूरे राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच अगर कहीं पर चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर है। सभी कोर्स जो हैं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और आप जो है वह सीधा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपको सरकारी नौकरी दिलाए ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद। थैंक यू। जिन्हें करने के बाद कोई भी बालक या व्यक्ति में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि विवाह भी एक संस्कार माना जाता है। विवाह एक सामाजिक प्रथा है और जब तक आप विवाह नहीं कर सकते तब तक आप समाज में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। विवाह होने के बाद में आप आधिकारिक रूप से एक परिवार के सदस्य और परिवार के मुखिया बन जाते हैं। समझ में आ गई ना? स्वाभाविक बात है, मुखिया बनोगे, पत्नी आपके पास आएगी तो परिवार में आपका मुखियापन आ गया और धीरे धीरे बच्चे होंगे तो उस परिवार के मुखिया हो गए। क्या बात क्लियर हो गई? तो बालक या व्यक्ति जो है वह किसी भी कार्य को करने के योग्य बन जाता है। व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के योग्य बन जाता है। क्या बिना विवाह संस्कार के आप कोई यज्ञ कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक योग्य पति अपनी आधिकारिक पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठ सकता है। अगर पत्नी उपस्थित नहीं है तो उसकी सोने की या घास का पुतला बना करके तब यज्ञ में बैठिएगा। जैसे भगवान श्री राम ने माता जानकी का सोने की प्रतिमा बना करके अश्वमेध यज्ञ किया था। क्लियर हो गई? तो ये बातें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार संस्कार क्या होते हैं। यह परिष्कार संबंधी अनुष्ठान है। परिष्कार का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर शुद्धिकरण या परिमार्जन होता है, अर्थात वह कर्म, वह कार्य या वह अनुष्ठान जिन्हें करने के बाद में वह बालक या वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के योग्य बन जाता है। क्लियर हो गई? अब मेरे दोस्त, यहाँ पर संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। ठीक है, तो एक प्रश्न और लिखते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है प्रश्न में। ठीक है, एक प्रश्न, संस्कार कितने? संस्कार कितने होते हैं? अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई है कि सर संस्कार जो है वह कितने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, जब हम गौतम धर्मसूत्र पढ़ते हैं तो गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 40। वेखानस धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 18 बताई गई है। लेकिन मनु ने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु तक जो है वह 13 संस्कार बताएंगे, लेकिन प्रमाणिक रूप से 16 माने जाते हैं। अब ये लो भाई साहब, सबकी अपनी अपनी बातें हैं जी, अपनी अपनी चीजें हैं। अब ये लोग क्या है? बड़े लोग हैं,
है ना, ये क्या है, बड़े लोग हैं, इसीलिए इन्होंने लिख दिया और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रमाणिक रूप से भारतीय संस्कृति में जो है वह 16 संस्कार माने गए हैं। तो इसका आंसर लिख रहा हूं नंबर 1। पहला आंसर क्या लिख रहा हूं, गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 मानी गई है। लिखिए, गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 मानी गई है। आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा कि गौतम धर्मसूत्र के अनुसार संस्कार कितने हैं, 40 है मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं। वैखानस धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 18 है। नंबर 2, वैखानस धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 18, कितनी, 18 बताई गई है। मनु स्मृति के रचनाकार हैं मनु। उन्होंने गर्भधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। लिखिए, मनु ने अब तो ऐसे लिख लो, मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के 13 संस्कार बताएं। भाई कितने होते हैं जी, 13 होते हैं। प्रमाणिक कितने हैं, प्रमाणिक 16 संस्कार होते हैं। भाई साहब, संस्कार भी 16 है और श्रृंगार भी 16 है ना, कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके, ठीक है, वो चीजें याद रखिएगा। अब साहब, ये 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। तो देखिएगा, ये है सर वो 16 संस्कार, देख लीजिए आप लोग, पता होना चाहिए कि आपके जो 16 संस्कार है वह कौन से हैं। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोनयन है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, मुंडन या चूड़ाकर्म का संस्कार होता है। इसके बाद विद्या आरंभ का संस्कार है, कर्ण भेद का संस्कार है, यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, वह भी है यहाँ पर। उसके बाद वेदारंभ का शिक्षा संस्कार होता है, ठीक है, वेदा आरंभ का संस्कार यहाँ पर माना जाता है। वेदारंभ के बाद में केशांत जिसे गोदान का संस्कार कहते हैं, यह भी है हमारे बीच में। समावर्तन का होता है, विवाह का संस्कार है, विवाह के बाद में अंत्येष्टि होती है जिसे हम श्राद्ध संस्कार कहते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तो सारे क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद हमारी मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उस तिथि के अवसर पर श्राद्ध निकाला जाता है, जिसमें जो अग्नि होती है उस अग्नि में भोजन और पानी का तर्पण कर कर, पिंडदान कर कर हमारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार यह 16 संस्कार है। अब 16 संस्कार आपको किस तरह से पढ़ने हैं तो यह आपको मैं बता दे रहा हूं, समझिएगा। क्या पढ़ रहे हैं, 16 संस्कार पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, 16 संस्कार पढ़ रहे हो ना, तो मेरे दोस्त इनका क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रम भी याद करें। बताओ क्या करना है, क्रम भी याद करना है, ये नोट डाउन कर लें आप। क्रम भी याद करना है। पूछो कैसे पूछा जाता है आपके क्रम, मैं बता देता हूं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से नामकरण के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, विद्या आरंभ कितने नंबर का संस्कार है, समावर्तन कितने नंबर का संस्कार है। 5 संस्कार दे दिया जाएगा और पूछ बोलेगा कि बताइए इन्हें सही क्रम से सजाइए। अन्नप्राशन दे दिया, सीमांतोनयन दे दिया, निष्क्रमण दे दिया, विद्या आरंभ दे दिया और मेरे दोस्त चूड़ा कर्म दे दिया। पूछेगा जी सही क्रम से सजाइए। तो आपको ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद रहती है क्या,
कि युद्ध जो है ना, युद्ध में जाने से पहले हर तरह की का अभ्यास आपको कर लेना चाहिए कि हथियार किस तरह से आपने ऊपर आने वाला है, किस तरह से अस्त्र शस्त्र आएगा और आपको बचने का तरीका जो है वह आना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 संस्कार। सबसे पहला जो संस्कार आता है उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1, याद रखिएगा, नंबर 1 संस्कार आता है जिसे हम कहते हैं गर्भाधान। बताओ भाई कौन सा संस्कार है? गर्भाधान का संस्कार यहां पर होता है। यह हमारे इतिहास में हमारे जीवन का पहला संस्कार है। गर्भ धारण करने के लिए यह किया जाता है कि भाई हाँ, एक सही समय देखा जाता है और सही समय के अवसर पर जो है वह गर्भ धारण किया जाता है। तो गर्भाधान क्या है? याद रखिएगा, गर्भ धारण हेतु किया जाने वाला संस्कार। अब साहब गर्भ धारण करने के लिए हमने संस्कार कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गर्भ आ गया तो उसकी सुरक्षा करना भी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए गर्भ के 3 महीने के बाद में एक भ्रूण संरक्षण के लिए सिद्धांत किया जाता है जिसे पुंसवन का संस्कार कहते हैं। मूल रूप से यह संस्कार पुत्र प्राप्ति हेतु भी किया जाता है। तो नंबर 2 पे यहां पर आता है पुंसवन। लिखिएगा, गर्भाधान के 3 माह बाद भ्रूण संरक्षण हेतु, भ्रूण संरक्षण हेतु, कुछ जगह लिखा गया है पुत्र प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु। आपने एक बात नोटिस की होगी, आप सब मैच्योर हैं तो हम इन बात को कर सकते हैं कि जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करती है तो कहा जाता है कि 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलना, 3 महीने तक किसी को भी नहीं बताना। ये इसीलिए किया जाता है ताकि भ्रूण जो हमने धारण किया है वह सुरक्षित रह सके। समझ में आ गई क्या बात? हर चीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अब साहब गर्भ धारण कर लेते हैं तो बुरी शक्तियां जो है वह एक तरह से एक्टिव हो जाती है नजर लगाने के लिए। तो इसीलिए हम उससे बचने के लिए गर्भ के 8वें महीने में या 7वें महीने में सीमांतोन्नयन का संस्कार करते हैं। गर्भ को जो है वह अपवित्र शक्तियों से बचाने के लिए एक संस्कार किया जाता है जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बेबी शावर कहते हैं। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो लिखिएगा सीमांतोन्नयन का संस्कार। सीमांतोन्नयन क्या कहा जाता है? डेट इज बेबी शावर। गर्भाधान के 7 या 8 माह बाद गर्भ को अपवित्र शक्तियों से, अपवित्र शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। इसमें मूल रूप से पवित्रता गर्भ को बचाने के लिए क्या किया जाता है? जो गर्भवती महिला होती है उसके बालों की जो चोटी होती है ना उस पर धागा बांध दिया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, एक तरह से वो लच्छा जैसा होता है कि हमें यहाँ वो हमने बांध दिया है। अब इससे क्या होगा? गर्भ जो है बालक का, माता का, वह सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक संस्कार होता है जिसे जात कर्म का संस्कार कहते हैं, बच्चे का जन्म होना। और उस नवजात को कुछ जगह पर लिखा गया है घी या शहद जो है वह चटाया जाता है। लिखिएगा,
जात कर्म। कुछ जगह तो इसे जन्म कहा गया है, या दूसरा होता है नवजात को, नवजात को घी या शहद चटाया जाता है। ठीक है, कुछ जगह पर आपने देखा होगा चाय भी पिलाई जाती है छोटे बच्चे को, चाय, चाय के एक दो बूंद जो है उसके मुंह में डाली जाती है। जैसे मेरे बेटा हुआ था तो मेरे बेटे को जो है वो चाय का एक दो बूंद डाली गई थी। सामान्यतः दादी के द्वारा यह प्रक्रिया संपादित की जाती है। क्या बात क्लियर हो गई? सामान्यतः दादी के द्वारा यह प्रक्रिया संपादित की जाती है। जन्म के अब थे साहब, बेटे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे के जन्म के बाद सब लोग उसके अलग अलग नाम, अरे मेरा कृष्णा, मेरा बाबू, मेरा मोसा, मेरा पप्पू, सब अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन ऑथेंटिक नाम क्या दिया जाए, बहुत बड़ी बात है ना ये। बच्चा तो लॉन्च कर दिया मार्केट में, लेकिन उसका नामकरण भी तो होना चाहिए। उसको कोई पप्पू बोलता है, कोई बाबू बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है, कोई राधा बोलता है, कोई राधिका बोलता है, कोई प्यारा बोलता है, कोई प्यारी बोलती है, कोई पिज्जा बोलता है, कोई सैंडविच बोलता है। अरे वो है क्या? ऑथेंटिक नाम दिया जाता है तो उसे कहा जाता है नामकरण। सामान्यतया जन्म के 11वें दिन बाद यह काम किया जाता है। तो नंबर 5 पे संस्कार आता है, डेट इज नामकरण। और आजकल तो बच्चों के नाम देखो भाई साहब, पहले बच्चों के नाम इतने गजब के हुआ करते थे, बस पूछो ही मत। राम निवास, राम जहां पर निवास करे, राम निवास। क्या ये बात क्लियर हो गई? शंकर, शंकर अर्थात भगवान शिव। और आजकल नाम देखो, पप्पी, चंपी, स्कूबी, ऐसा लगता है कुत्तों के नाम रखना शुरू कर दी। ठीक है, तो यह होता है नामकरण, यानी कि जन्म के 11 दिन बाद, 11 दिन बाद बाद बच्चे का नामकरण करना, बच्चे का नाम रखा जाता है। लिख लो। ठीक है, यह तो गर्भधारण के लिए है, यह भ्रूण संरक्षण के लिए है, और यह सीमांतोन्नयन गर्भ को अपवित्र शक्तियों से बचाने के लिए है। ठीक है, यह घी और शहद चटाने के लिए जात कर्म है, और ये बच्चे का नाम रखने के लिए किया जाने वाला नामकरण है। ठीक है, हाँ गुट्टी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसे गुट्टी बोलते हैं। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था तेजाराम, लेकिन भाई मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है, बिल्कुल उसे गुट्टी बोलते हैं। तो सर बच्चा हो गया, नामकरण कर दिया गया, देसी भाषा में इसे नावण भी बोलते हैं, आपको पता होगा। जब पंडित जी आते हैं और पंडित जी आकर के कुंडली पढ़ते हैं, और कुंडली पढ़ करके बोलते हैं जी बालक बड़ा पवित्र बालक है, शुभ नक्षत्र में हुआ है, पुष्य नक्षत्र में हुआ, आगे जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करेगा, इसीलिए इसका नाम चंद्र प्रकाश रखा जाता है। चंद्र प्रकाश बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे पिताजी जो है उस समय क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, तो चंदू बोर्डे करके क्रिकेटर हुआ करते थे। हमारे पिताजी ने चंदू बोर्डे के नाम पर हमारा नामकरण चंदू जैन कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि जन्म कुंडली में नामकरण चंद्र प्रकाश है, लेकिन कागजों में और आपके सामने आधिकारिक नाम जो है वह चंदू जैन है। समझ में आ गई क्या बात? इसके बाद बच्चा हो गया भाई साहब, उसको घर पे लेकर के आ गए। अब मम्मी का पाँव तो घर में टिकता नहीं है, पिताजी रोज उंगलियां करे, हैं चलो बाहर घूमने चलते हैं पप्पू की मम्मी। अब मम्मी बेचारी मरती क्या नहीं करती, तो निष्क्रमण संस्कार किया गया है, जिसमें पहली बार मम्मी अपने बच्चे को साथ में बाहर लेकर के जाती है। तो निष्क्रमण नंबर 5। नंबर 6 निष्क्रमण। हाँ, इसके लिए एक शब्द लिख सकते हो आप कोष्टक में, जो ये जातकर में ना इसे घुट्टी संस्कार भी कहते हैं, जन्म की घुट्टी पिलाना, है ना, ये एक घुट्टी संस्कार। चलिए, निष्क्रमण क्या होता है? पहली बार बच्चे को घर से बाहर लेकर जाना। लिखिए, पहली बार बच्चे को घर से
बाहर लेकर जाना। चलो जी, चलो बाहर चलते हैं, घूमने घूमी चलते हैं। नहीं भाई साहब, ओ हो, ठीक है। बच्चा बाहर गया तो बाहर जाएगा तो कुछ तो खाएगा, इसीलिए नियम बना दिया क्या, 6 महीने तक केवल माँ का गाढ़ा पीला दूध ही पिलाए। तो फिर उस 6 महीने के बाद क्या खाएगा, जौ का दलिया खाएगा, यानी कि अन्न प्राशन का संस्कार। बच्चे को पहली बार अन्न का आहार या भोजन देना कब, 6 महीने के बाद में। क्लियर हो गई। और बच्चा जब शुरू में तो भाई साहब अपनी मर्जी से खा लेता है, साल भर तक तो सॉरी मम्मी की मर्जी से साल, सवा साल, 1.5 साल तक तो खा लेता है कि भाई दलिया चल रहा है, खिचड़ी चल रही है, फ्रूट का जूस चल रहा है, उबली हुई दाल चल रही है। और 6 महीने जैसे ही 1.5 2 साल कंप्लीट हो, बच्चा पिज्जा खाऊंगा या इट्स नूडल्स टाइम मामा, नूडल्स टाइम, ओ माय गॉड इट्स अ पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये गंडोले फंडोले, है ना। ये मतलब एक तरह से बच्चे के भोजन को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वह आजकल खत्म हो गई है। बच्चा बाहर का फास्ट फूड खा रहा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे बच्चे की ग्रोथ भी फास्ट हो रही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, बच्चा फास्ट फूड खा रहा है इसीलिए बच्चे की ग्रोथ भी फास्ट हो रही है। पहले बच्चा ऐसा हुआ करता था, आजकल बच्चा ऐसा हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, समझ गए क्या, समझदार के लिए सारा काफी। अगला संस्कार दे दीजिए, अन्न प्राशन का संस्कार नंबर 7, अन्न प्राशन। जन्म के 6 माह बाद 6 माह बाद बच्चे को अन्न का भोजन देना। सामान्यतः जौ का दलिया दिया जाता है। जौ का दलिया क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, लिख लो। अब धीरे 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 बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा फिल्म देखने लगा। बच्चे ने कहा मम्मी मैं तो जॉन अब्राहम की तरह बड़े बड़े बाल रखूंगा और फिर उसको ऐसे करूंगा। मम्मी ने कहा क्या बोला बेटा, कम ईयर, कम ईयर। किसकी तरह बाल रखोगे, बड़े बड़े ना बेटा, तुम्हारा मुंडन संस्कार का समय हो गया, इसीलिए चूड़ा कर्म का संस्कार किया गया, जहां पर बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। देसी भाषा में उसे जडूलिया कहा जाता है। नंबर 8 पे लिखिएगा चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार। राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहते हैं, जडूलिया कहते हैं, जडूलिया, ठीक है ना, जडूलिया। पहले क्या होता था, अभी तक तो मुझे नहीं पता, मैंने 2 3 बच्चों के जडूलिये उतरते हुए देखा है। उस छोटे बच्चे को जो है किसी पवित्र स्थान पर ले जा करके बकरी के ऊपर बैठा करके, बकरी का जो बच्चा होता है उसके ऊपर बैठा करके उसके जडूलिये बाल काटे जाते थे, ठीक है। अब ये नहीं पता कि अभी किस परिस्थिति में होता है, बहुत दिन हो गए इस तरह के कोई कार्यक्रम देखे हुए। इसके बाद होता है, अब बच्चे का मुंडन हो गया, बच्चा साइड में बैठा बैठा ना, पढ़ाई करो, विद्या आरंभ। 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना। पहले बच्चे को स्कूल भेजने की उम्र 5 साल हुआ करती थी, और आजकल मम्मी पापा 2.5 2.5 साल की उम्र में तो बच्चे को स्कूल भेज देते। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, 4 साल का बच्चा हुआ नहीं और मम्मी पापा ये उम्मीद करते ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। बेटा डोंट थ्रो दी भाटा, अरे खुद तो सीख लो, बच्चे को बाद में सिखाना। तो विद्या आरंभ का संस्कार नंबर 9 पे लिखो मेरे वीरों, विद्या आरंभ। 5 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना। आप लोग कमेंट करिए कि आप पहली बार स्कूल जो है वह कब गए थे। अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मैं तो 5 साल की उम्र में ही स्कूल गया था। वो भी मैं तो भाई साहब इस तरह का बदमाश आदमी था, बदमाश बच्चा था कि हमारे दादाजी स्कूल छोड़ के आते थे, हमारी मम्मी स्कूल छोड़ के आती थी, और वो घर नहीं पहुंचते थे तो उसके पहले तो हम घर पे पहुंच जाते थे। क्लियर हो गई, इतने ज्यादा मतलब
क्या कहूँ मैं, गांव में थे बदमाश आदमी बच्चे हुआ करते थे, तो गलियों में से कूद काद के जो है फांद फूंद करके घर पे आ जाया करते थे। ये तो थोड़ा सा शिक्षा का शौक लगा फिर 11th के बाद में। तो 11th के बाद में शिक्षा का ऐसा शौक लगा कि शिक्षा को ही जीवन बना लिया और पढ़ाने को ही जीवन बना लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? पढ़ाना मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये मेरी मूल जो है एक रुचि है, मूल इंटरेस्ट है मेरा, और यही मेरा सब कुछ है। ठीक है, शिक्षा मेरा जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इतिहास तो एक ऐसा विषय बन गया है कि भाई साहब अगर आप हाथ की आज नस भी काट लो ना, तो ऐसा लगने लगता है कि इसमें से भी इतिहास टपकेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अब बच्चा स्कूल जाने लगा, तरह तरह की स्टाइल करने लगा। बच्चे ने मम्मी से बोला, मम्मी कान फुड़वाऊंगा, यहाँ से भी, 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 सब जगह से कान फुड़वाऊंगा। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, आओ कर्ण भेदन करते हैं। कर्ण भेदन होता है बच्चे के कान को छेदना। तो नंबर 10, कर्ण भेदन का संस्कार। बच्चे के कान छेदना। ठीक है, कर्ण भेदन का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बच्चा धीरे धीरे क्या होने लगा जी? बड़ा होने लगा। तो एक संस्कार आया कि भैया अब तुम्हारे स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम गुरु के पास जाओ। अब गुरु के पास जाओगे तो गुरु जो है एक जनेऊ धारण करवाता था, जिसे यज्ञोपवीत कहते थे। यज्ञोपवीत की अलग अलग उम्र होती थी। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार 11वें नंबर का संस्कार है, जिसके तहत बच्चे को गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा जाता था। सामान्यतः ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की उम्र में यह संस्कार करवाया जाता था। लिखिए उपनयन या यज्ञोपवीत। बच्चे को शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के पास भेजना। भाई साहब पहले के गुरु भी बड़े गजब के होते थे, तरह तरह की सजा दिया करते थे। आपको पता होगा, कान पकड़ के घुमा देना, ठीक है, उठक बैठक करना, मुर्गा बनाना, हाथ में 4-5 पेन लगा करके दबा देना, ठीक है ना। कि ये तो छोटी मोटी, डंडे डंडे की भी स्टाइल ये थी, नीचे से जाके ऊपर के मारते थे और नीचे से मारते हुए वापस लेकर आते थे 1/2। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और मेरे दोस्त चाटा चाटा तो छोटी मोटी बात हुआ करती थी, पढ़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। 10वीं तक मैंने आपको पहले ही बताया मेरी। 11th के बाद में पढ़ने में रुचि हुई, तो ये सब घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे साथ हुई है। और हमारी मातेश्वरी जो है वो तो अक्सर हमारे टीचर से कह करके आती थी, मार साहब खूब मारना, नहीं पढ़े तो मारना। और हमारे तो जाने, हम तो ढीठ आदमी थे उस समय। ठीक है भाई साहब, स्कूल में जाते तैयार रहते थे, हाँ सर आएंगे पिटाई करेंगे, सर आइया आ जाओ। तो गुरु के पास, तो उस समय गुरु का एक अपना बड़ा वर्चस्व हुआ करता था। और आजकल गुरु की कोई इज्जत नहीं हो रही है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन शाश्वत सत्यता से आपको परिचित करवा रहा हूं, ये बात याद रखना। अब इस संस्कार के लिए कुछ उम्र थी। जैसे अगर ब्राह्मण का बालक है तो कहा जाता था कि ब्राह्मण बालक के लिए यह उम्र जो है कितनी रहेगी? 8 वर्ष रहेगी, है ना, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष। लेकिन अगर वो क्षत्रिय का है तो उसके लिए यह 11 वर्ष की उम्र रहेगी। लेकिन अगर वह वैश्य का है तो उसके लिए संस्कार की उम्र जो है वह 12 वर्ष रहेगी। उपनयन संस्कार की उम्र, उपनयन संस्कार की उम्र लिख लो। हाँ, एक दूसरे के चाटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी अनुभवी हैं भारती जी आप तो। चीजें समझ में आ रही है, सरलीकरण हो रहा है। अब साहब गुरु के पास गया, अब गुरु तो बहुत अच्छे से उसको तैयार करेगा, तो धीरे धीरे कहेगा भैया अब समय आ गया है,
कि तुम वेदों का अध्ययन प्रारंभ करो, इसीलिए वेदारंभ का संस्कार। लिखिए नंबर 12, वेदारंभ। लिखिए वेदों का अध्ययन प्रारंभ। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के पास भेजना। ये वेदों का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है, वेदाध्ययन। वेदारंभ के तहत एक होता है केशांत या गौदान। हाँ, शूद्र के लिए उपनयन संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं थी तेजाराम, नहीं थी मेरे दोस्त, अगर होता तो मैं जरूर लिखवा देता। एक होता है केशांत या गोदान। जब बच्चा बड़ा हो जाता और उसके दाढ़ी मूछ आने लग जाती तो उसके माता पिता उसकी दाढ़ी और मूछ को मुंडवा देते थे, बनवा देते थे, और इसे क्या कहते थे, केशांत संस्कार कहा जाता था। केश प्लस अंत यानी कि केशों का अंत, केश होता है बालक, सुब्बाल बाल। और इस अवसर पर किसी पुरोहित को बुला करके या दाढ़ी मूछ बनाने वाले व्यक्ति को, जो नाई होता है, उसे गाय का दान किया जाता था, इसीलिए इसे क्या कहते थे, गोदान कहते थे। तो नंबर 13 पे लिखिएगा, डेट इज केशांत या गोदान। पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना, पहली बार दाढ़ी और मूछ जो है यह बनवाई जाती थी, और इसे क्या कहते थे, केशांत या गोदान कहा जाता था। क्लियर हो गई। अब बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, गुरु के पास गया, वेदों का अध्ययन कर लिया, दाढ़ी मूछ बना करके कंप्लीट होकर के वह घर लौट रहा है। उसे कहते थे समावर्तन। समावर्तन समाप्त शब्द से बना है, वर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि समावर्तन, अध्ययन समाप्ति पर वापस घर लौटना। नंबर 14, समावर्तन। अध्ययन समाप्ति पर वापस घर लौटना। अब भाई साहब वापस घर आ गया, अब मम्मी पापा को क्या चिंता सताएगी, पता है आप लोगों को, मम्मी पापा को चिंता सताएगी जी यार छोरे का ब्याह करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई। बहुत बड़ी चिंता होती है सर माँ बाप के पास कि बच्चे के बड़ा हो रहा है और इसकी शादी करनी है। तो समावर्तन के बाद जीवन का 15वां संस्कार आता है, उसे विवाह संस्कार कहते हैं। विवाह के साथ ही बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। लिखिएगा नंबर 15, विवाह बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह के साथ ही बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। यह प्रश्न हालांकि बहुत सरल लग रहा है, लेकिन पता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो हम गलत कर देते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से किस संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है या ब्रह्म आश्रम की समाप्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्त होती, विवाह। और भाई साहब विवाह के बाद तो व्यक्ति के जीवन में कोई संस्कार बचता ही नहीं है, फिर तो वापस उसके जीवन में शुरू हो जाता है उसके बच्चों के लिए गर्भाधान संस्कार। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो फिर एक ही संस्कार बचता है, राम नाम, समझ गए, अंत्येष्टि। नंबर 16 लिखिएगा,
अंत्येष्टि, डेट इज अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। कोई संस्कार नहीं बचता, है ना। लिख लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर आश्रम व्यवस्था पढ़ ली, हमने यहाँ पर संस्कार पढ़ लिए। अब बात करते हैं पुरुषार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए लिख लिया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण हमारे संस्कार। अगली महत्वपूर्ण बात आती है हमारे 4 पुरुषार्थ। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। ठीक है, यह 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य भी हैं। धर्म जो उसकी नैतिकता और धार्मिकता को दिखाता है, अर्थ जो धन और समृद्धि को बताता है, काम जो इच्छाएं और सुख को बताता है, और मोक्ष मृत्यु या एक प्रकार से आत्म साक्षात्कार या मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो कितने संस्कार बताए गए हैं, याद रखिएगा 4। हमारे एक भारती जी पूछ रहे हैं कि सर सबसे अच्छा संस्कार कौन सा है। देखो, सबकी नज़र में अपना अलग अलग मत हो सकता है इस बारे में भारती, ठीक है ना, कि साहब सबसे अच्छा संस्कार कौन सा है। कोई कहता है गर्भाधान होता है कि मनुष्य अगर गर्भ में ही नहीं आएगा तो उसका जन्म कैसे होगा। कोई कहता है नहीं सर विवाह सबसे अच्छा है। कोई कहता है अंत्येष्टि सबसे अच्छा है क्योंकि भाई साहब संसार के भवसागर से पार कर लिया। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे संस्कार के बारे में बात करूं कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो जात कर्म का संस्कार सबसे बढ़िया होता है कि अगर उस बच्चे का जन्म ही नहीं होगा तो सारे संस्कार विफल है, सारे संस्कार बेकार है। और आज और हम, आप और हम इसलिए परिचर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारा जन्म हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाकी देखिए, जीवन तो बड़ा संक्षिप्त है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जीवन तो बड़ा संक्षिप्त है, इसका आप किस तरह से जीना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई इसे हंसते हुए काट देता है, कोई इसे बेकार कर देता है, और कोई दुख में काटता है तो कोई सुख में काटता है, कोई अच्छी चीजों को याद कर करके काटता है तो कोई बुरी चीजों को याद करता है। कोई व्यर्थ करता है, कोई अनर्थ करता है, कोई इसका उपयोग करता है, कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। जीवन आपका है, आप किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। जीवन के निर्धारक आप है, जीवन के कर्ता धर्ता आप है, जीवन के मुख्य स्रोत आप है, जीवन का सार आप है, जीवन का ज्ञान आप है, जीवन का मान आप है, जीवन का सम्मान आप है। इसलिए संस्कार मायने नहीं रखते हैं, व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। संस्कार अपनी जगह है, व्यक्ति के गुण अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है। इसलिए अगर मैं बात करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से तो जात कर्म का संस्कार होना चाहिए। अब जन्म के पहले, जैसे यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा गया है, जन्म से पहले कौन से संस्कार होते हैं, तो मेरे दोस्त ये रहा जात कर्म। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पहले गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतो नयन है मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने पहली बार ही ये बताया कि इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, पुरुषार्थ कितने माने गए हैं, तो याद रखिएगा कुल 4 है ना। कितने माने गए हैं? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, ठीक है। यह 4 पुरुषार्थ जो है यह मनुष्य के जीवन के मुख्य लक्ष्य भी है, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए, हिंदू धर्म में 4 मुख्य पुरुषार्थ माने गए हैं, जो मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य भी है,
ठीक है, आप राजस्थान में पहली बार यह टॉपिक पढ़ रहे हैं, नए सिलेबस के अनुसार है। और मैं फिर बता दूं, अभी मैंने पहले भी कहा आपसे, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आश्रम व्यवस्था पढ़ाई, कि प्रत्येक व्यक्ति ने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर पीएचडी भी कर रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पीएचडी करवाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं हिस्ट्री का एक पेपर आपके समक्ष आने वाला है, उस पेपर में कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हल करना है, इसीलिए हम यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से माने गए हैं, थोड़ा सा इनको समझो। ये है सर 4 पुरुषार्थ, देख लो। सबसे पहला जो पुरुषार्थ आता है वो आता है धर्म। जब व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है और नैतिकता और धार्मिकता को अपनाता है, फिर वह अर्थ की ओर भागता है। अर्थ यानी कि एक तरह से पैसा, धन और समृद्धि की कामना करता है। फिर वह काम के महापोष में आ जाता है। यह होता है एक तरह से इच्छाएं, ठीक है, डिजायर जिन्हें कहते हैं, और सुख, भोग जिन्हें कहा जाता है। और फिर वह मोक्ष की ओर जाता है, जब मनुष्य अपने आप से साक्षात्कार करता है। एक समय के बाद में आपको यह एहसास होना लगेगा कि यार मैंने अपने जीवन में क्या किया। एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से किसी के काम वासना में फंस जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको चारों तरफ धन ही धन नजर आने लगेगा। तो यह व्यक्ति के 4 संस्कार है, और इन चारों संस्कारों को संयुक्त रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, धर्म जो है मूल रूप से यह क्यों अपनाया जाता है, थोड़ा सा इसको पढ़िए। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, 4 संस्कार हैं। जैसे धर्म की बात करता हूं मैं, तो धर्म जो अपनाया जाता है यह नैतिकता और धार्मिकता के लिए है। यह किसके लिए है? नैतिकता व धार्मिकता के लिए है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो यह धन और समृद्धि के लिए है। धन व समृद्धि के लिए है। अगर मैं काम की बात करता हूं तो यह इच्छाएं और सुख के लिए है। सुख लिख लो पहले, सुख व इच्छा। और मोक्ष की बात करता हूं तो यह किसके लिए है? यह मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। मुक्ति व आत्म साक्षात्कार, इसमें मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें मनुष्य क्या सोचता है? इसमें मनुष्य यह सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है, और मेरे प्यारे साथियों, 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। इतिहास के पाठ्यक्रम में लगभग 25 से 30% चीजें जो है वह नई जोड़ी गई है, हटाई बहुत कम चीजें हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि नए सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करें। क्या कोई ऐसा बैच मिलेगा जो लाइव चल रहा हो, अपडेटेड चल रहा हो और समय बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार हो? तो बिल्कुल, चंदू सर की क्लास के मंच पर मैं चंदू जैन आपके लिए लेकर के आया हूं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। जी हां, यह लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है, और इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान का पहला बैच है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहां पर करवाया जाएगा। सेकंड पेपर का यह इतिहास रहेगा। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, एक क्वेरी हमारे विद्यार्थियों की आई कि सर कहीं दूसरी जगह से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वहां पर यह नए टॉपिक का बैच नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेकर आया हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक का एक अलग से स्पेशल बैच है। ठीक है, यह भी लाइव चल रहा है जयपुर से, राजस्थान में पहली बार है। इतिहास सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का एक स्पेशल बैच। इस बैच में आपको वह टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो अभी शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा नवरात्रा का पावन पर्व आ रहा है, जय माता दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, देरी किस बात की, इस नवरात्र शारदीय पक्ष के नवरात्रा में शानदार लाभ उठाइए एक अद्भुत ऑफर का। इस ऑफर जो है, इसे छूट यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स पे दी जा रही है।
केवल और केवल 22 और 23 सितंबर 2 दिन है, नवरात्रा स्थापना के दिन है और एक दिन उसके बाद है। 22 तारीख को नवरात्रा है, 23 तारीख है। 22 और 23 2 दिन जो है इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर एक विशेष डिस्काउंट ऑफर रहेगा। यह ऑफर 11% से लेकर 41% तक रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसके लिए काम आएगा। पीजीटी परीक्षाओं के लिए आएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आएगा, यानी कि ऑल इन वन बैच है। कभी सेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काम आएगा। यह फाउंडेशन कोर्स केवल और केवल 8,999 का रहेगा और इसकी 2 साल की वैधता रहेगी। कितनी वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स 5,499 का रहने वाला है। पूरा का पूरा लाइव कोर्स है सर, 1 साल की वैधता के साथ में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं 4,499 का रहेगा। यह भी नए सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक स्पेशल कोर्स अगर आप लेते हैं तो यह 1,999 का रहेगा। क्लियर? तो इस नवरात्रा करिए एक शानदार शुरुआत, करिए अपने सपनों को साकार नए और अपडेटेड कोर्स के साथ। कोई पुराना नहीं है सर, कंप्लीट नया है, अपडेटेड है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और सबसे बड़ी बात लाइव कोर्स है। पूरे राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच अगर कहीं पर चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर है। सभी कोर्स जो है 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और आप जो है वह सीधा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपको सरकारी नौकरी दिलाए, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद। थैंक यू। चारों पुरुषार्थ संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कहलाते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं यह। ठीक है। अगर मैं थोड़े से धर्म को एक्सप्लेन करना चाहूं तो यह कह सकता हूं कि यह नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का संदर्भ करता है, जो व्यक्ति के बारे में यह कहता है कि व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करता है कि सही चीजें क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है मेरे दोस्त धर्म। यह क्या करता है? धर्म। तो यह मूल रूप से नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, जो व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। लिखिए यह नैतिक। नैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिक का मतलब यह होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक व धार्मिक कर्तव्यों का बोध करवाता है, का बोध कराता, बोध कराता है, जो मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शित करता है। सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सही रास्ते पर चलने के लिए
प्रेरित करता है। कौन सा हो गया? यह हो गया आपका धर्म। अर्थ की बात करते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण आपके पुरुषार्थ होता है, यह धन संपत्ति और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना है, जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। लिखिएगा धर्म अर्थ। अर्थ यानी कि पैसा, भौतिकता, जिसके पीछे आप और हम सब मिलकर के भाग रहे हैं। तो यह धन संपत्ति और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने का यह धन संपत्ति व भौतिकता को प्राप्त करने के लिए है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भाई साहब कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है ना, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है, ये बात याद रखना। आज बिना पैसों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पैसा भी नहीं है ना, तो भाई साहब परिवार वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये कड़वा बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। परिवार वालों की नज़र में भी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। दो बेटे हैं परिवार में, एक की बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और एक बिल्कुल फ्री है और वो बड़ा भी है। तो आप देखिएगा परिवार में उस छोटे की इज्जत ज़्यादा होगी जो पैसा कमाता है। ये सच्चाई है। अपवाद हर जगह मिल सकते हैं। एक होता है काम, तीसरा पुरुषार्थ जो है वह काम होता है। ठीक है, यह इच्छाओं की पूर्ति, सुख, प्रेम और आनंद है, जो मनोवैज्ञानिक मूल्य रखता है। नंबर तीसरा काम। मनोवैज्ञानिक मूल्य कौन सा पुरुषार्थ रखता है? काम रखता है। तो काम क्या है? यह इच्छाओं की पूर्ति है, सुख, प्रेम और आनंद है। यह इच्छाओं की पूर्ति, सुख, प्रेम, आनंद है, जो मनोवैज्ञानिक मूल्य रखता है। जो मनो वैज्ञानिक मूल्य रखता है। ठीक है, अंतिम जो चौथा पुरुषार्थ आता है वह मोक्ष है। अब यह मोक्ष क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। सभी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, और यह आध्यात्मिक मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह सभी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। सभी जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यानी कि संसार से, इस भाव सागर से पार पाकर के स्वतंत्र लोक में विचरण करने की जो स्थिति है वह मोक्ष है। ठीक है, यह आध्यात्मिक मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। यह आध्यात्मिक
व भौतिक, इसमें भौतिक भी लिखो, आध्यात्मिक और भौतिक मुक्ति का वह भौतिक मुक्ति का अंतिम लक्ष्य। लिख लिया? तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये आपको मैंने बताए। पुरुषार्थों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है पता है आप लोगों को? मानव जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोणों से उन्नीत करना। तो एक लाइन यहां पर शायद लिख लो आप लोग। पुरुषार्थों का उद्देश्य मानव जीवन को भौतिक, जो उसकी भौतिकता फिजिकलनेस होती है, और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से उन्नत करना। मानव जीवन को भौतिक व आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से उन्नत व समृद्ध बनाना। यह पुरुषार्थ जो है इनका टारगेट है। ये मानव जीवन है, यह भौतिक रूप से भी मजबूत बने, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बने, यही क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आज आपने पढ़ा है इसका। देखिए, सबसे पहले बात की हमने आश्रम व्यवस्था की। आश्रम क्या है? तो बौद्धायन धर्म ग्रंथ के अनुसार आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ जो है प्रहलाद के पुत्र कपिल ने किया था। आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की 4 अवस्थाओं की हिंदू प्रणाली है, जो मानव जीवन के आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत पूर्णता को आसान बनाने के लिए उसके जीवन को 4 अवस्थाओं या 4 आश्रमों में बांटती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सब में 25-25 वर्ष का है। ऋग्वेदिक काल में शुरुआती 3, उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रम। शुरुआती 3 की जानकारी छांदोग्य में और सबकी जानकारी जाभाल उपनिषद में मिलती है। क्लियर हो गई? इसके बाद 16 संस्कार देखिए। आश्वलायन ग्रह सूत्र से इनकी उत्पत्ति होती है। संस्कार क्या होते हैं? परिष्कार संबंधी अनुष्ठान है। परिष्कार का मतलब शुद्धिकरण या परिमार्जन होता है। और गौतम धर्म सूत्र में 40 है संख्या। वेखानस धर्म सूत्र में 18 है। मनु के गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक 13 संस्कार। प्रमाणिक 16 है, जिनमें गर्भाधान सबसे पहला है। गर्भधारण के लिए पुंसवन जो है पुनः संरक्षण हेतु। सीमांतोनयन, गर्भ को अपवित्र शक्तियों से बचाने के लिए जात कर्म, घी और शहद चटाया जाता है। नामकरण, नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेकर जाना। अन्नप्राशन, 6 माह के बाद बच्चे को भोजन कराना। चूड़ा कर्म मंडन संस्कार है। विद्यारंभ, 5 वर्ष की उम्र में अक्षर ज्ञान करवाना। कर्ण वेदन, कान छेदना। उपनयन, शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के पास बैठना, जिसमें ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिएगा वेदारंभ, वेदों का अध्ययन प्रारंभ। केशांत या गोदान, पहली बार दाढ़ी मूछ मंडवाना। समावर्तन का संस्कार, अध्ययन समाप्ति पर घर लौटना। विवाह, बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद हमने पुरुषार्थ देखे। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं जो मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्ट, इन चारों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? मानव जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध और सुखी बनाना। धर्म नैतिकता, धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है। अर्थ, धर्म और समृद्धि की बात करता है। काम सुख और इच्छा है। मोक्ष, मुक्ति और आत्म साक्षात्कार है। धर्म नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का बोध करवाता है, मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ, धन संपत्ति, भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। काम, यह इच्छाओं की पूर्ति, सुख, प्रेम, आनंद है जो मनोवैज्ञानिक मूल्य रखता है। मोक्ष, यह सभी जन्म मूल्यों के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह आध्यात्मिक और भौतिक मृत्यु का अंतिम लक्ष्य है। कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों आपको यह क्लास? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन।
बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। राजस्थान का एकमात्र लाइव बैच चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। थैंक यू। नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। इतिहास के पाठ्यक्रम में लगभग 25 से 30% चीजें जो है वह नई जोड़ी गई है, हटाई बहुत कम चीजें हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि नए सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करें। क्या कोई ऐसा बैच मिलेगा जो लाइव चल रहा हो, अपडेटेड चल रहा हो और समय बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार हो? तो बिल्कुल चंदू सर की क्लास के मंच पर मैं चंदू जैन आपके लिए लेकर के आया हूं 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। जी हां, यह लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है और इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान का पहला बैच है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास यहां पर करवाया जाएगा। सेकंड पेपर का यह इतिहास रहेगा। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, एक क्वेरी हमारे विद्यार्थियों की आई कि सर कहीं दूसरी जगह से हमने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, वहां पर यह नए टॉपिक का बैच नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेशल न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेकर आया हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक का एक अलग से स्पेशल बैच है। ठीक है, यह भी लाइव चल रहा है जयपुर से, राजस्थान में पहली बार है। इतिहास सेकंड पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का एक स्पेशल बैच। इस बैच में आपको वह टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो अभी शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा नवरात्रा का पावन पर्व आ रहा है, जय माता दी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देरी किस बात की, इस नवरात्रा शारदीय पक्ष के नवरात्रा में शानदार लाभ उठाइए एक अद्भुत ऑफर का। इस ऑफर जो है इसे छूट यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स पे दी जा रही है। केवल और केवल 22 और 23 सितंबर 2 दिन है, नवरात्रा स्थापना के दिन है और एक दिन उसके बाद है। 22 तारीख को नवरात्रा है, 23 तारीख है। 22 और 23 2 दिन जो है इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर एक विशेष डिस्काउंट ऑफर रहेगा। यह ऑफर 11% से लेकर 41% तक रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसके लिए काम आएगा। पीजीटी परीक्षाओं के लिए आएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आएगा, यानी कि ऑल इन वन बैच है। कभी सेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काम आएगा। यह फाउंडेशन कोर्स केवल और केवल 8,999 का रहेगा और इसकी 2 साल की वैधता रहेगी। कितनी वैधता रहेगी? 2 साल की वैधता रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स 5,499 का रहने वाला है। पूरा का पूरा लाइव कोर्स है सर, 1 साल की वैधता के साथ में। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं 4,499 का रहेगा। यह भी नए सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक स्पेशल कोर्स अगर आप लेते हैं तो यह 1,999 का रहेगा। क्लियर? तो इस नवरात्रा करिए एक शानदार शुरुआत, करिए अपने सपनों को साकार नए और अपडेटेड कोर्स के साथ। कोई पुराना नहीं है सर, कंप्लीट नया है, अपडेटेड है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और सबसे बड़ी बात लाइव कोर्स है। पूरे राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच अगर कहीं पर चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर है। सभी कोर्स जो है 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और आप जो है वह सीधा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपको सरकारी नौकरी दिलाए, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद। थैंक यू।